welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials, and I welcome you all to our lecture number 14 of the series of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. So, in the last class, what we did was we started the concept of statements, and statements is the second type of relevant facts. Earlier, we did closely connected facts, and the second one, which we started in the last class, was of statements. That when statements will be considered as relevant facts, which is also covered under part 2 itself. But the sections covered are from section 15 onwards to 33. So in the last class we had a brief about what is statement, what things are to be covered under statements, and in which sequence we are going to study this topic. So if you remember, we have already studied section number 15, in which we read what is admission. Just to revise you, एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट. एक एडमिशन क्या होता है? एडमिशन की एक तरीके से डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 15 में कि एडमिशन एक तरीके का स्टेटमेंट है विच कैन बी इन एनी फॉर्म, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, विच सजेस्ट्स any inference as to any fact and issue or relevant fact, plus which is made by any of the persons and under the circumstances which are hereinafter referred, यानी कि जो हम 16 से 18 onwards आज हम पढ़ेंगे. तो बेसिक आइडिया क्या है? एक एडमिशन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना स्टेटमेंट्स के अंदर, एडमिशन्स भी एक तरीके की स्टेटमेंट ही होती है जो ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कही गई या लिखी गई, रिकॉर्ड की गई कोई बात जिसका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है हमारे फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के साथ. और इतना ही काफ़ी नहीं है, प्लस इट हैज़ टू बी मेड बाय, जो हम आगे 16, 17 एंड 18 में जो हम पढ़ेंगे ना, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन पर्सन्स और किन सर्कमस्टांसेस में अगर वो लोग अपनी स्टेटमेंट देते हैं और तब जाके वो रेलिवेंट होती है. तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हर एक स्टेटमेंट कही गई इज़ नॉट अ रेलिवेंट फैक्ट. Only the statements made by the persons, and plus also in those circumstances in which is mentioned in 16, 17, 18, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो बोली गई बात एक रेलिवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आएगी, अदरवाइज उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है. राइट, ये हमने अभी तक पढ़ा था. साथ ही साथ आज हमें क्या करना है? आज हमें सेक्शन 16, 17 एंड 18 पढ़ना है. 16, 17 एंड 18 को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड आई विल शो यू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. सी, सबसे पहले लास्ट क्लास का व्हाट वी हैड डन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं. सो एडमिशन्स के अंडर जो हम प्रॉपर एक बोल सकते हैं कन्फाइंड एक जगह पे कहाँ कहाँ दिया हुआ है एडमिशन्स के बारे में, 15 से 18 तक दिया हुआ है, जिसमें हमने 15 ऑलरेडी कर लिया था और 16 का हमने एक जस्ट लिया था बस. ठीक है, उसके बाद एडमिशन्स को ना हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं. इन दोनों को आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल्फ सर्विंग क्या होते हैं और सेल्फ हार्मिंग एडमिशन्स क्या होते हैं. एंड फर्दर मोर सेल्फ हार्मिंग को भी ना अगली दो कैटेगरीज़ में बांटा गया है, नॉट अमाउंटिंग टू कन्फेशन एंड कन्फेशन. ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एसेंशियल्स भी देखे थे एडमिशन्स के. ये मैंने आपको फिर से एक बार ब्योर एक्ट से भी करा दिया है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसका कुछ रेलेवेंस हो, कुछ ना कुछ सजेस्ट करी हो या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रही हो, किससे? रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू से. और फर्दर सेल्फ सर्विंग एंड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी. एंड प्लस यू हैव टू आई हैव बोल्ड दिस टू मेक यू नोटिस दैट सिर्फ फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉट इनफ टू बी काउंटेड एज एन एडमिशन. अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग इन्फ्रेंस टू रेलिवेंट फैक्ट और fact and issue, we also need that those statements are to be made by those person and in those circumstances which are mentioned in 16, 17 and 18. तो हमारा आज का एजेंडा is to study all these sections and to get to know कि कौन सी स्टेटमेंट्स को हम एडमिशन्स कंसीडर करेंगे. राइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बस एक जिस्ट लिया था जिसमें मैंने इन सबको एक बहुत बेसिक और ब्रीफ मैनर में बताया था. बट मैंने आपको ज़रूर बोला था कि इन नेक्स्ट क्लास हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में करेंगे, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ताकि आपको टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर हों. सो
हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे अगर कोई स्टेटमेंट पार्टी देती है, उसका ऑथराइज एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, या फिर जिसका प्रॉपराइटरी और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर में, या इफ़ ही इज़ अ प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट, तो ये सब तो दिया हुआ है हमें सेक्शन नंबर 16 में। इसके लिए सेक्शन 16 करेंगे हम। और फिर कुछ सेक्शन 17 के अंदर कुछ पर्सनस की बात है, एंड कुछ सेक्शन 18 के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स की बात है कि जब वो लोग अपनी स्टेटमेंट्स बोलते हैं या देते हैं तो तब वो एडमिशन्स कहलाती हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इन आर टुडेज़ क्लास। और फिर उससे रिलेवेंट हम कुछ एक आधा केस लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। So without wasting time, we should directly move on to section number 16. First, we'll have a reading, bare act reading of section 16, and then I'll take you towards the board and हम लोग conceptually चीज़ें clear करेंगे, right? सेक्शन 16 में देखो, पहले आप ये मार्जिनल नोट्स की जो हेडिंग है ये ज़रूर देखो, एडमिशंस बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। देखो ये सब मैं हटा देती हूँ। स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। तो हमें ये पता चला 16 क्लॉज 1 से, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करो कि अगर कोई स्टेटमेंट पार्टी देती है पहली चीज़, या फिर उसका कोई एजेंट, तो तब वो एडमिशन्स की कैटेगरी में आएगा। सिंपली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, राइट। फिर उसका 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है, स्टेटमेंट्स विच आर मेड बाय पार्टीज टू द सूट्स suing और sued in a representative character, कि अगर कोई पर्सन किसी के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, यानी मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 100 बच्चों को कोई प्रॉब्लम है बट एक बच्चा उसमें से आके एक्शन लेता है या फिर अपनी बात रखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम ऑन देयर बिहाफ। एक बच्चा आया है, वो अपने ग्रीवेंसेस रख रहा है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। फिर है प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट, या हाँ रीड कर लेते हैं, पार्टीज टू सूट्स suing or sued in a representative character are not admissions unless they were made while the party making them held that character। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझाऊंगी। उसके अलावा अ पर्सन्स हु हैव एनी, किसी का अगर कोई प्रोप्राइटरी यानी प्रॉपर्टी में अगर कोई इंटरेस्ट है, या फिर पेक्यूनरी अगर मॉनिटरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, एंड हु मेक द स्टेटमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड, ये भी ऊपर वाली बात है जो अभी समझेंगे हम। उसके अलावा persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter, यानी कि हम यहाँ बात करें predecessor की। इसका भी हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि जिसके पास पहले वो प्रॉपर्टी थी, मान लो आज मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने किसी से ख़रीदी थी मान के चलो, तो मेरे से पहले जिसके पास वो प्रॉपर्टी थी वो होता है प्रीडिसेसर। तो अगर वो भी कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हो जाएगी रेलिवेंट। अगर इफ़ इट इज़ मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, तो ये 3 जगह पे सेम बातें की गई हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्कमस्टांसेस को बता रहा है कि किन सर्कमस्टांसेस में अगर वो बात कही गई होगी तो वो रेलेवेंट मानी जाएगी। ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी समझेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 16 के अंदर ना ये कुल टोटल 5 लोगों की बात की गई है कि द स्टेटमेंट्स इफ़ दे आर मेड बाय दीज पर्सन एंड इन दीज सर्कमस्टांसेस, तब जाके वो स्टेटमेंट्स को हम एडमिशन्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 17 और 18 पे हम बाद में आएंगे, पहले हम 16 को ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं पहले से ही लिख के आई हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। सी, सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक बार एक ये वाला एग्जाम्पल अपने दिमाग में फिट कर लो, एंड थ्रू दिस एग्जाम्पल ओनली हम लोग ये एंटायर कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं एडमिशन्स का, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सी, यहाँ पे मान के चलो देयर आर 2 पार्टीज़। ए बोलता है, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है, ठीक है। फैक्ट एंड इशू भी हम बना लेते हैं। फैक्ट एंड इशू है कि क्या बी किल्ड कैट ऑफ ए, ऐसा करके हम कुछ फैक्ट एंड इशू बना लेते हैं। अब ए बोलता है कि बी ने ही मेरी कैट को पॉइजन किया है, ठीक है, बी ने ही मेरी कैट को जहर खिलाया है और फिर वो उसकी वजह से मर गई है। सो दिस इज़ द एलिगेशंस ऑफ ए। लेकिन बी दूसरी तरफ बोलता है कि कैट तो पहले ही मर चुकी थी,
वो ऑलरेडी बीमार चल रही थी बहुत दिनों से एंड ड्यू टू दैट सिकनेस इट डाइड। ये है बी की स्टेटमेंट। तो इससे हमें क्या पता चला कि दोनों अपनी अपनी एक बात कह रहे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, राइट। अब ना ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो दो मुद्दे उठे, यानी कि एक ये बात कह रहा है, एक ये बात कह रहा है, तो दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ। ये बोल रहा है कि पॉइज़न किया है, वो बोल रहा है मैंने पॉइज़न नहीं किया है। तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ और फैक्ट एंड इशू बन गया हमारा कि क्या बी ने ही ए की कैट को मारा है या नहीं। सो अब इसी फैक्ट एंड इशू पे सारी बातें चलती हैं। इतना आपको अब तक समझ आ गया होगा। अब देख के चलो, देयर आर टू स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ अस। पहली बात, अगर ए बोलता है मान लो कि आज मेरी कैट कुछ खा नहीं रही तो डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। मान लो इसने अपने सर्वेंट को बोला या अपने बेटे को बोला, किसी को उसने ये स्टेटमेंट दी थी जिस दिन वो कैट मरी थी, उस दिन उसने ऐसा कुछ बोला कि आज ये सुबह से इट्स नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड आई थिंक वी शुड कॉल अ डॉक्टर। ऐसी कोई बात अगर बोलता है तो दिस इज़ स्टेटमेंट नंबर 1। और बी की तरफ से, बी ने मान लो अपने पड़ोसी को या किसी को बोला कि मैंने आज तो सुबह से एक ही कैट नहीं देखी, लगता है वो कहीं चली गई है या मर गई है। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट बोलता है तब क्या होगा, हमें ये पता लगाना है। पहली बात देखो, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, देयर दीज बोथ आर द स्टेटमेंट्स। अब हमें देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स एडमिशंस हैं या एडमिशंस नहीं हैं। सबसे पहली बात, इतना तो आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा कि अगर दो पार्टीज़ में से कोई अपनी बात बोल रहा है तब तो वो रेलिवेंट माना ही जाएगा कि अगर पार्टी खुद ही कोई बात बोल रही है तो वो तो रेलिवेंट होगी, पहली चीज़। अब हमें देखना है कि क्या ये एडमिशन्स की कैटेगरी में आता है या नहीं। इसके लिए आपके दिमाग में क्या एक स्टोरी बैठनी चाहिए कि ए का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, पहली चीज़, और बी का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बिल्कुल कोर पे जाओ एंड थिंक अबाउट इट। ए क्या प्रूव करना चाहता है कि मेरी कैट को बी ने मारा, करेक्ट। बी क्या प्रूव करना चाह रहा है कि मैंने नहीं मारा, वो तो अपनी बीमारी से मरी है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। इतना क्लियर है। अब क्या होता है, अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ए का इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि ए वांट टू प्रूव कि ये कैट को बी ने मारा है। अब अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल देता है कि आज तो सुबह से कैट इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना चाहिए, मुझे लगता है बीमार है, अगर ऐसी बात उसने पास में कभी बोली हुई हो, तो क्या ये इसके इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही। एक तरफ ये बोल रहा है कि बी ने मारा है, बट एक तरफ उसने ऐसी बात बोली हुई है कि यार ये कुछ खा नहीं रही है, ऐसा कुछ है, तो मुझे लग रहा है कि वो बीमार है या फिर वी शुड कॉल द डॉक्टर। अगर तुम डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग कुछ ना कुछ है कि हो सकता है ये बीमार हो, इस वजह से नॉट ईटिंग एनीथिंग या ऐसा कुछ। तो अगर ये ऐसी कोई स्टेटमेंट बोल रहा है, ये एडमिशंस तो है नो डाउट, क्योंकि ये पार्टी बात बोल रही है, बट ये भी एडमिशन्स है नो डाउट। बट हमें अब जैसा हमने पढ़ा था, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडमिशन्स, एक होते हैं सेल्फ सर्विंग, एक होते हैं सेल्फ हार्मिंग, ठीक है। तो अगर हमें पता लगाना है कि ये सेल्फ सर्विंग है या सेल्फ हार्मिंग है, तो उसके लिए हमें हमारे दिमाग में स्टोरी फिट होनी चाहिए कि उस बंदे के अगर इंटरेस्ट में बात है, अगर उस बंदे के फेवर में कोई बात है, जो चीज़ वो प्रूव करना चाह रहा है, तब तो वो होगी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। बट अगर वो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके कोई बात बोल रहा होता है या बोली हुई है, तो दैट इज़ टू बी नोन एज अ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। तो अगर ए चाहता है बट ये प्रूव करना कि बी ने पॉइजन किया है मेरी कैट को, बट इन द पास्ट इट हैज़ सेड दैट, ए हैज़ सेड दैट कि मुझे लग रहा है ये बीमार है, ऐसा कुछ अगर स्टेटमेंट दिया है तो जो उसके खुद के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक सेल्फ हार्मिंग तरीके की एडमिशन है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। बी बोल रहा है, बी का इंटरेस्ट किस में है, टू प्रूव दैट कि मैंने नहीं मारा, और बी जो है अपनी बीमारी उसकी कैट जो है अपनी बीमारी की वजह से मरी है। अब अगर बी ने पहले अगर एक बात बोल रखी होती है किसी को भी कि मुझे सुबह से कैट नहीं दिखी, मुझे लग रहा है वो कहीं चली गई है, मर गई है, तो एक तरीके से वो अपनी ही स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है, वो अपने ही फेवर में बात कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगी हमारी सेल्फ सर्विंग। नाम से क्लियर हो रहा है, सेल्फ सर्विंग। सर्विंग मतलब अपने ही फेवर में कोई बात कह देनी, और क्या बोलते हैं, सेल्फ हार्मिंग मतलब हार्म से क्लियर हो रहा है कि ऐसी कोई बात जो बंदा अपने ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके बोलता है, जो उसको क्या बोलते हैं उसके फेवर में नहीं है, पहली चीज़। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये स्टेटमेंट्स तो हैं ही,
बट क्या ये एडमिशन्स हैं? हाँ, ये एडमिशन्स हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पार्टीज़ ने बोली है ये बात, दूसरी चीज़ इसका रिलेवेंस है फैक्ट एंड इशू के साथ, प्रूव करने या डिसप्रूव करने में हेल्प कर रही है। एंड ऑल्सो हमने ये भी देख लिया कि किस कैटेगरी में आएगी, सेल्फ सर्विंग या सेल्फ हार्मिंग। अब दूसरी तरफ मैं बोलूँगी, एक बंदा वहाँ से मान लो उस तरफ से जा रहा था, ही वॉज क्रॉसिंग दैट रोड, और उसने देख के ऐसे ही बोल दिया कि मुझे लग रहा है ए मर गया है, यो सॉरी कैट हैज़ डाइड। ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट या कुछ भी बोलता है तो क्या वो एडमिशन्स मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो तो एक स्ट्रेंजर है। कोई स्ट्रेंजर कुछ भी बोलता है तो दैट डज नॉट काउंट एज टू बी एडमिशन्स, राइट। अब हम देखते हैं जो अभी हमने ऊपर जस्ट एग्जाम्पल लिया, ये वाला सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग को समझने के लिए। तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना होता है जब भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या कोई स्टेटमेंट इज़ टू बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग। सो सबसे पहले हमें देखना होता है हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मेकर ऑफ द स्टेटमेंट, यानी जिस बंदे ने वो स्टेटमेंट दी है, हमें उसके बारे में सोचना है। एंड देन वी हैव टू डिसाइड कि क्या वो सेल्फ सर्विंग है या वो सेल्फ हार्मिंग है। पहली चीज़, स्टेटमेंट कैन बी, दो तरीके की देखो स्टेटमेंट्स बोली जा सकती हैं, या तो वो उसके खुद के इंटरेस्ट में होगा या फिर अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। अगर तो वो उसी के अपने ही इंटरेस्ट में कोई बात कह रहा है तो दैट इज़ टू बी कॉल्ड द सेल्फ सर्विंग एडमिशंस। अगर अगेंस्ट अपने इंटरेस्ट में जाके कोई बात बोलता है जो कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है उसकी सिनारियो से, तो तब हम बोलेंगे दैट इज़ टू बी कंसीडर्ड एज सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस। तो हम सिंपली बोल सकते हैं सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस क्या होते हैं? सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस होते हैं विच आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, and self-serving statements are those statements which are in favor of the maker, right। अब अगर हम इस चीज़ को सम अप करें, अगर आपके दिमाग में बैठ गया हो कि सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग क्या है, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। और अब हमें आज का टॉपिक जो देखना है, सबसे पहले एडमिशंस क्या होते हैं। दीज आर द स्टेटमेंट्स जो हमने सेक्शन 15 में भी पढ़ा है। एडमिशंस आर द स्टेटमेंट्स विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, which suggest any inference to relevant facts or fact and issue। ठीक है, दोबारा समझना, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसका कहीं ना कहीं कुछ रेलिवेंस ड्रॉ होता दिख रहा हो, या तो रेलिवेंट फैक्ट के अकॉर्डिंग या फिर फैक्ट एंड इशू के लिंक में हो। और फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सेल्फ सर्विंग एंड सेल्फ हार्मिंग, which we have already discussed, और this was the part of section 15। हम इतना पार्ट ना ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें देखना है ये दूसरा पार्ट। प्लस क्या सिर्फ कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ करना रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू से इनफ है? नो, इट इज़ नॉट इनफ। उसी के साथ साथ हमें क्या करना होता है, ये भी देखना होता है कि दो स्टेटमेंट्स आर टू बी मेड बाय द फॉलोइंग पर्सन्स एंड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों ने और उन हालातों में बोली गई स्टेटमेंट्स हो, तभी वो एडमिशन्स कंसीडर किए जाएंगे। जिसके लिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक था 16, 17, 18, वो हमें वन बाय वन पढ़ना है। क्लियर? सबसे पहले क्या है, अगर कोई पार्टी स्टेटमेंट देती है, पार्टी टू लिटिगेशन, आई डोंट थिंक कि ये एक्सप्लेन भी करना ज़रूरी होगा। इतना तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई पार्टी या कोई स्टेटमेंट पहले बोली गई है तो वो तो एडमिशन्स की कैटेगरी में आएगा ही आएगा, राइट, चाहे किसी सर्कमस्टांसेस में बोली गई हो। बट इफ़ द पार्टी टू द केस या पार्टी टू द लिटिगेशन हैज सेड समथिंग, दैट स्टेटमेंट इज़ टू बी कंसीडर्ड एडमिशंस, क्योंकि उसी के ऊपर तो केस चल रहा है, उन्हीं लोगों के बीच में तो बात चल रही है। तो अगर वो लोग कुछ बोलते हैं तो दैट इज़ टू बी कंसीडर्ड एज एडमिशंस। जैसा अभी हमने ऊपर ए वर्सेस बी वाला एग्जाम्पल लिया, तो उन लोगों ने जो बातें बोली, वो लोग पार्टी ही तो थी ना, दे वर पार्टीज टू द केस। और अगर वो लोग कुछ स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं तो वो एडमिशन्स की कैटेगरी में आएगी। फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है, ठीक है। सेकंड है कि अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है उस पार्टी का एजेंट, और कैसा एजेंट होना चाहिए? ऑथराइज्ड एजेंट। ये भी आपको याद रखना है, चाहे नहीं लिखा हो, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि एजेंट किस तरीके का होना चाहिए। दैट एजेंट मस्ट बी ऑथराइज्ड। यानी कि इसका एग्जाम्पल लें तो ये है एक पार्टी, ठीक है, ये जो बंदा है, ऐसे ले लेते हैं पी, ये है प्रिंसिपल, और इसने अपने अंडर एक एजेंट रख रखा है जिसका नाम है ए, ठीक है।
P इज़ द प्रिंसिपल, A इज़ द एजेंट। अब अगर प्रिंसिपल कोई बात खुद कह रहा है तो वो स्टेटमेंट है ही है, नो डाउट। लेकिन अगर उसका एजेंट उसके बिहाफ में कोई बात कहता है तो दैट इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड स्टेटमेंट, और वो भी एक एडमिशन्स की कैटेगरी में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि मतलब उसके लिए कंडीशन क्या है कि दैट एजेंट मस्ट बी ऑथराइज्ड। ऑथराइज का मतलब क्या है, यानी कि प्रिंसिपल ने खुद वो अथॉरिटी दी गई हो एजेंट को कि तुम मेरे बिहाफ पे इन पर्टिकुलर एक्ट्स में काम करोगे। सो इफ़ दैट अथॉरिटी to be the agent and to act on behalf of the principal is being given by the principal itself, तो तब हम बोलेंगे कि अगर उसके बिहाफ पे एजेंट काम कर रहा है तो बेसिकली काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ वो बात भी बोलेगा, कुछ काम भी करेगा। तो अगर ऑथराइज है एंड इन दैट कैपेसिटी अगर वो कोई बात बोल देता है, दैट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड द एडमिशंस, क्योंकि वो देखा जाए तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम कर रहा है, राइट। आई होप आपको पहले 2 पॉइंट्स क्लियर हैं, ये बहुत ईजी थे। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट के टुवर्ड्स, जो हमारा तीसरा कैटेगरी है कि इफ़ द स्टेटमेंट इज़ मेड इन रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे। अब चल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव की तरफ। सपोज करो दिस इज़ द सोसाइटी, दिस इज़ वन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना मान लो कुछ ड्रेनेज का बहुत इशू है, क्योंकि बारिशें बहुत चल रही हैं, सो जगह जगह होल्स हैं और पानी वानी भर जाता है, सो देयर इज़ अ ड्रेनेज प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस एरिया में बहुत ड्रेनेज प्रॉब्लम है एंड एवरीबडी इज़ सफरिंग, कोई कहीं जा नहीं पा रहा, काम पे नहीं जा पा रहा है, इमरजेंसी होती है, दे कैन नॉट गो एनीवेयर, सो एवरीवन इज़ फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस एरिया। तो इस एरिया में ये प्रॉब्लम चल रहा है। सो एक दिन क्या होता है कि एवरीबडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, सो दे गैदर्ड टुगेदर एंड दे थॉट दैट वी शुड टेक सम एक्शन अगेंस्ट दिस थिंग, ठीक है। सो मान के चलो इस एरिया में 100 लोग रहते हैं, ये भी कम बोल रही हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 100 लोग रहते हैं इस एरिया में। अब एवरीवन इज़ सफरिंग दिस प्रॉब्लम, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है। कि अगर उस एरिया में ड्रेनेज इशू है तो उस एरिया के सभी लोगों को इक्वली प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है बट प्रॉब्लम तो सबको ही हो रही है, राइट। तो अब सारे 100 के 100 लोग तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है, 100 के 100 लोग तो नहीं जाएंगे ना कोर्ट में। सो व्हाट दे थॉट इज़ कि चलो हमारा एक एक्स नाम का बंदा है, ये सोचता है या वॉलंटरी बोलता है या सब बोलते हैं कि तो एक काम करो, तुम जाओ एज अ प्लेंटिफ और एक्ट करो, और हम मतलब हमारे बिहाफ पे तुम केस लड़ो, ठीक है। तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि अब अगर एक्स को मतलब एक्स इज़ वन ऑफ दोज 100 पीपल हु इज़ नाउ रिप्रेजेंटिंग एवरीवन, तो ये इसका हो गया रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। सिंपली क्यों रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, बिकॉज ही इज़ नाउ ही इज़ रिप्रेजेंटिंग एवरीबडी, ठीक है। सो ऑन बिहाफ ऑफ all people in that area in XYZ area, ठीक है। तो उन लोगों में से ही इज़ वन ऑफ देम, और अगर जो भी ये बात बोल रहा है, माइंड माई वर्ड्स, जो भी ये बात बोल रहा है अपनी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, वो चीज़ हो जाएगी एडमिशन्स। अब ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है, आपको रिप्रेजेंटेटिव समझ आ गया क्या होता है। अब मान के चलो ये जो एक्स बंदा है जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ये कोई बात बोल रहा है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और दूसरी चीज़ है अगर वो कोई बात बोलता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। इंडिविजुअल कैपेसिटी में मतलब अगर वो अपना ओपिनियन दे रहा है या अपने आप कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल रहा है, तो वो एडमिशन्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, नॉट एडमिशन्स। वो खुद की कैपेसिटी में अगर कोई बात बोल देता है, दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ हमारे एडमिशन्स। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट देता है तभी वो एडमिशन्स की कैटेगरी में आएगा। इज़ इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर वो नॉर्मली कोई अपनी बात रख देता है
ठीक है, बट वो किसी के बिहाफ पे एक्ट नहीं कर रहा, वो ऐसे ही बोल देता है एक दिन बैठा बैठा, मान लो वो कहीं घूम रहा है, अपने दोस्त को बोल देता है कि पता है इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है इसके पीछे इनका हाथ है, ऐसा कुछ बोल देता है, तो वो एडमिशन नहीं है, क्योंकि वो उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात बोली है। बट अगर वो कोर्ट में जाके अगर कोई ऐसी बात बोल रहा है जो कि सबके बिहाफ पे कोई एक बात बोल रहा है कि हम लोगों को ऐसा लगता है, यानी कि सबकी कंसेंट इज इन्वॉल्व, कि हम सभी को ऐसा लगता है कि इसके पीछे दिस इज़ द इशू, या इस गवर्नमेंट का हाथ है, या दिस इज़ द प्रॉब्लम, और नोबडी इज़ लिसनिंग टू अस, अगर ऐसी कोई बात बोलता है सबके बिहाफ में, तभी वो एडमिशन्स की कैटेगरी में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो अब समझ आया जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई बात कर रहा है, सबके बिहाफ में कोई बात बोल रहा है, तभी वो एडमिशन्स है। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बात बोल देगा तो वो एडमिशन्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो दिस इज़ आवर पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं प्रोप्राइटरी और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। प्रोप्राइटरी नाम से क्लियर हो रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड इंटरेस्ट, और पेक्यूनियरी भी नेम से क्लियर है कि इट इज़ रिलेटेड टू मनी। सो इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो ये एक घर है, ठीक है। अब इस घर में क्या बोलते हैं, ये इसका एक कर्ता है, कर्ता सबको पता है, हिंदू लॉ पढ़ा है आप लोगों ने। सो इसके 4 बेटे हैं, ठीक है, 4 सन्स। अब वन डे व्हाट हैपेंस, इसने क्या किया, प्रॉपर्टी को अपना सेल कर दिया, इस हाउस को सेल कर दिया, ठीक है, अपना घर बेच दिया। अब क्या होता है, इसमें से ये मान लो ये बंदा, मतलब पहला वाला जो बेटा है, वो केस फाइल कर देता है, सन 1 वर्सेस कर्ता, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको पता है, अगर ये कोई स्टेटमेंट बोलेगा तब भी रेलेवेंट है, ये बोलेगा तब भी रेलेवेंट है, क्योंकि दे आर द पार्टीज टू लिटिगेशन। तो ये तो कोई बात बोलेंगे तो दैट इज़ टू बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एडमिशंस, देयर इज़ नो डाउट। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर 2, 3 या 4, अगर दूसरा, तीसरा या चौथा बेटा आके अगर कोई बात रखता है, या उन्होंने कोई अपनी बात रखी होती है, कोई स्टेटमेंट दी होती है, तो क्या वो एडमिशन्स की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इन सभी का किस तरीके का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड। क्योंकि जिस बारे में सब्जेक्ट मैटर, एज इन जिस चीज़ के ऊपर केस है, देखो सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा इस केस में, दिस हाउस, इस हाउस के सेल होने की बात हुई। पहले क्या किया, फादर ने मान लो सेल कर दिया ये घर, बट इससे ऑब्जेक्शन हुई पहले वाले बेटे को, तो इसने जाके केस फाइल कर दिया। अब सब्जेक्ट मैटर इज़ आर हाउस, प्रॉपर्टी ही सब्जेक्ट मैटर है, इसी के ऊपर केस चल रहा है। तो अब अगर बाकी 3 बेटे भी कुछ स्टेटमेंट रखते हैं, तो तब भी वो एडमिशन्स की ही कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पहले वाले बेटे का हक है, उसी तरीके से बाकी 3 जो बेटे हैं उनका भी तो उतना ही हक हुआ ना, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट हुआ तो उन लोगों का भी उतना ही हक। सो अगर वो लोग भी अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो भी रेलेवेंट होगा, वो भी एडमिशन्स की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन सभी का प्रोप्राइटरी यानी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अब अगर हम पेक्यूनरी का एग्जाम्पल लें, तो मान के चलो ए है प्लस बी है, ये दोनों दोस्त होते हैं, इन दोनों ने अपने तीसरे दोस्त को कुछ पैसे लोन पे दिए होते हैं, मान के चलो 15,000, ठीक है, ठीक है। इन दोनों ने 15,000 अपना सी को दिए होते हैं, उसको ज़रूरत होती है, राइट। तो अब इन्होंने मान लो हाफ दिए या जिस भी प्रोपोर्शन में दिए, उससे अभी रिलेवेंस नहीं है। अब क्या बोलते हैं, ये हो गए एक तरीके से, हम लीगल लैंग्वेज में या वैसे बोलें तो ये हो गए क्रेडिटर्स, जिन्होंने पैसे दिए, और जिसको दिए वो हो गया डेटर, जिसको वापस लौटाने हैं। सो दिस इज़ द थिंग। अब क्या होता है कि एक दिन ना बहुत दिन हो जाते हैं, सी इज़ नॉट रिटर्निंग द मनी, ठीक है। अब क्या होता है, बी को चढ़ा गुस्सा, बी ने क्या किया, केस फाइल कर दिया बी वर्सेस सी, कि सी इज़ नॉट रिटर्निंग द मनी, इतने डेज हो गए हैं, सो आई वांट रिलीफ, ठीक है। तो ये कोर्ट में चला जाता है अपना रिकवरी करने के लिए अमाउंट को। अब अगर इस दौरान अगर इस बंदे ने, यानी कि जो दूसरा वाला ए है, दूसरा वाला बंदा है, दूसरा क्रेडिटर है, अगर वो कोई स्टेटमेंट बोलता है, तो क्या वो एडमिशन्स होगा? द आंसर इज़ येस। क्यों होगा? क्योंकि उस बंदे का भी क्या इन्वॉल्व है,
पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पेक्यूनियरी क्या होता है? मॉनेटरी, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, उसका भी इंटरेस्ट है। यानी कि जो ये 15,000 की अमाउंट है ना, इसमें ए का भी उतना ही हिस्सा है जितना बी का। तो इसीलिए अगर ए ने भी कोई उस तरीके से स्टेटमेंट दी होती है या कुछ बोला होता है तो वो भी एडमिशन्स की कैटेगरी में आ जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय पेक्यूनियरी इंटरेस्ट एंड प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट्स ना उस दौरान दी गई हो, उस दौरान बोली गई हो जब वो इंटरेस्ट कंटिन्यूड था। ठीक है, इसका भी एक इसी में एग्जांपल दे देती हूँ। कंटिन्यूड इंटरेस्ट का क्या मतलब है इन लोगों का? अब मान लो जब ए और बी ने पैसे दिए थे, ठीक है, मतलब ए और बी जो दोनों हैं, दोनों का जब इंटरेस्ट इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मान के चलो सी ने दोनों के ही पैसे नहीं लौटाए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका और इसका दोनों का इंटरेस्ट है। अब मान के चलो इसी एग्जाम्पल में कि बी ने जब केस फाइल किया सी के अगेंस्ट, लेकिन सी ने ऑलरेडी ए को उसका हिस्सा दे चुका है। अब सिर्फ पेंडिंग किसका है? बी का पैसा, बी का हिस्सा। तो अब अगर इस सिनारियो में ए कोई स्टेटमेंट देता है तो क्या वो रेलिवेंट होगी? द आंसर इज़ नो, बिकॉज इट इज़ नॉट द कंटिन्यूड इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट तो ख़त्म हो गया ना, जितना अमाउंट था सी हैज़ ऑलरेडी पेड टू ए। तो अब अगर ए कुछ भी बोलता है या करता है तो दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एडमिशंस, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इज़ नाउ एंडेड। बी का कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट है बिकॉज बी की अमाउंट इज़ ओड और पेंडिंग है, तो इसीलिए सिर्फ वो जो बात बोलेगा वही एडमिशंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यहाँ तक की बात। अब हमें देखना है प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट क्या होता है। ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया था, बट फिर भी क्योंकि हम सब कुछ एक बार देख रहे हैं तो पढ़ लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। सिंपली बात है कि वही चीज़, एक घर है, ठीक है, दिस हाउस, ये है एक बंदा, ठीक है, ही इज़ द प्रेजेंट ओनर। अभी ये घर बिलोंग्स टू हिम। अब इससे पहले इसने मान लो जिससे ख़रीदा था उसका नाम था एक्स, तो एक्स कौन हुआ? प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसकी कही गई बात भी एडमिशंस कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी? क्योंकि ये तो हो गया पार्टी, ठीक है, तो इसकी कही गई बात तो एडमिशंस हैं, बट क्योंकि हमारा सेक्शन 16 में लिख दिया गया है कि प्रेडिसेसर की कही गई बात भी रेलेवेंट होगी, वो भी एडमिशंस की कैटेगरी में आएगी, तो हम बोल सकते हैं कि जब ये प्रॉपर्टी उसकी होगी, ठीक है, जब वो बेचने वाला होगा तो उसने कुछ बातें कही गई होंगी कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, जो अक्सर होती हैं चीज़ें। अब मान के चलो बाद में वो चीज़ नहीं निकलती है, उस प्रॉपर्टी का उतना दाम नहीं होता, तो ए पहुँच जाता है कोर्ट में, तो बी ये नहीं बोल सकता कि अब मैं ओनर नहीं हूँ तो मेरी कही गई बात इज़ नॉट रेलिवेंट। क्यों? क्योंकि सेक्शन 16 में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि जब वो ओनर था और अगर उस टाइम पे उसने कोई बात बोली थी तो वो भी एडमिशन्स की कैटेगरी में आ जाएगा। दैट इज़ ऑल अंडर सेक्शन 16। इससे ज़्यादा डीप में जाने की आप लोगों को कोई नीड नहीं है। तो हमने ये 5 तरीके के लोगों की बात कर ली कि इफ़ द स्टेटमेंट्स आर मेड बाय दीज पर्सन्स, और हमने वो सर्कमस्टांसेस भी देखे हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में अगर वो स्टेटमेंट देंगे और तभी वो रेलिवेंट होगा, तभी वो एडमिशन्स की कैटेगरी में कवर किया जाएगा। सो 17-18 पे चलने से पहले मैं आपको एक बार ये राजा गाउंडर वाला केस करा देती हूँ, क्योंकि इट इज़ लिंक्ड विद आर सेक्शन नंबर 16, तभी फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की टुवर्ड्स चलेंगे। ठीक है, तो ये वाला केस क्या है? ये बोलता है राजा गाउंडर एंड अदर्स वर्सेस एम सेंगॉटन। ये हमारा 2024 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, क्या क्या केस में हेल्ड हुआ था, आपको ये जानने की ज़रूरत है, फिर मैं आपको फैक्ट्स भी लेके चलूँगी। देखो, इसमें बोला गया कि एडमिशन ऑफ द फादर इज़ बाइंडिंग अपॉन द चिल्ड्रन सक्सीडिंग हिज प्रॉपर्टी इफ़ द सूट इज़ विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी। आपको यहाँ से क्या चीज़ समझ आएगी कि अगर फादर ने कोई स्टेटमेंट दी थी अपॉन चिल्ड्रन सक्सीडिंग, यानी कि फादर इज़ द प्रीडिसेसर, कि पहले वो प्रॉपर्टी फादर की ही थी,
अब अगर उसने आगे सक्सीड यानी आगे अब अपनी प्रॉपर्टी दे दी है मान लो अपने बच्चों को, तो अगर उन फादर ने कोई स्टेटमेंट बोली गई होंगी तो दैट इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एडमिशंस। और इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा इस चार्ट की फॉर्म में समझाती हूँ कि ये बात क्या बोलना चाह रहा है। देखो, मान के चलो ये है फादर, ठीक है, मान लो इनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो ये तो हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी है, ही इज़ द प्रीडिसेसर, यानी कि इन्हीं की प्रॉपर्टी थी एक। मान लो ये प्लॉट है, ये प्लॉट इन्हीं का था, फादर का, ठीक है। अब क्या हुआ, फादर की तो हो गई डेथ। अब क्या होता है, केस बनाते हैं हम, इसके होते हैं दो, इनके होते हैं दो वाइफ, एक वाइफ 1 एक वाइफ 2 नाम रख देते हैं। इनसे भी एक बच्चा होता है, इनसे भी एक बच्चा होता है, S1 S2। अब अगर लॉजिकली देखें तो ये वाली मैरिज तो क्या है, वॉइड है, क्योंकि पहली मैरिज इज़ ऑलरेडी सस्टेनिंग और बाइगेमी इज़ नो प्रोहिबिटेड हमारे हिंदू लॉ में। अब क्या होता है, ये बात हटाओ, वॉइड वैलिड की सब बात हटाओ, अभी के लिए मान के चलो जैसे इनकी 2 वाइफ हैं और उन दोनों वाइफ से एक एक बच्चा है। अब क्या होता है, फादर के मरने के बाद जो सबसे पहला इशू उठता है कि प्रॉपर्टी कैसे बटेगी। अब जो वो प्लॉट है, अब क्या होता है, जो पहला ये बेटा है ना, ये केस फाइल करता है दूसरे बेटे के अगेंस्ट। क्यों फाइल करता है, ये प्लेंटिफ बनता है और ये होता है डिफेंडेंट। ये फाइल इसलिए करता है, ये बोलता है कि पूरा प्लॉट इज़ माइन, फुल हाउस या प्लॉट जो भी है इट इज़ माइन, क्योंकि मैं क्या हूँ, लेजिटिमेट हूँ, ऐसा मान के चलो। वैसे तो वॉइड मैरिज से हुआ बच्चा भी लेजिटिमेट होता है, बट हम एक सिनारियो बना रहे हैं कि ये बोलता है कि मेरा ही पूरा हक बनता है क्योंकि मैं ही बेटा हूँ, मैं ही बेटा था अपने फादर का, उस पर S2 का कोई राइट नहीं बनता। लेकिन अब डिफेंडेंट बोलता है कि नहीं, इसमें से 50% प्रॉपर्टी इज़ माइन, 50-50 इंटरेस्ट बटेगा दोनों का। अब क्या होता है, इतना हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा, इट्स प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी इज़ आर सब्जेक्ट मैटर, फर्स्ट थिंग। अब हमें देखना है कि जो फादर यानी कि जो प्रीडिसेसर हैं, अब जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो दोनों के बीच में केस चला। अब इस दौरान ना फादर ने अपनी कोई एक स्टेटमेंट दी होती है पास्ट में, मान लो इन्होंने विल बनाई होती है एक, ठीक है, विल में लिख दिया होता है, मरने से पहले लिख के गए होते हैं कि S2 इज़ ऑल्सो माई ओन सन, और जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी ना वो 50% 50-50 डिवाइड होगी S1 प्लस S2 में। वो मान लो विल बना के गया था। अब ये प्रीडिसेसर है, उसने स्टेटमेंट बोली या किसी को बोली या मान लो लिख के गया विल में, हमने देखा है ना कि रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, सिर्फ बोली गई बात ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट लिखी गई है तो इससे हमारे फैक्ट एंड इशू पे असर पड़ रहा है, इन्फ्रेंस ड्रॉ हो रहा है पहली चीज़। और ये प्रीडिसेसर रहे हैं हमारे फादर, यानी पहले तो प्रॉपर्टी उन्हीं की थी, तो उन्हीं की मर्ज़ी वो किसको दे। तो देखा जाए तो अगर वो कोई ये स्टेटमेंट दे के गए हैं तो दैट डिसाइड्स द केस कि अब प्रॉपर्टी क्या है, 50-50 ही डिवाइड होगी। तो ये जो है, ये बात से हमें ये पता चलता है कि अगर प्रीडिसेसर कोई बात बोलता है तो दैट इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एडमिशंस अंडर सेक्शन 16 ऑफ BSA। और ये इंडियन एविडेंस जो पुराना एक्ट था उसमें था सेक्शन 18। अब ये वाला केस क्लियर हुआ और फैक्ट्स क्लियर हुए। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो स्टेटमेंट्स, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया प्रोप्राइटरी का, तो वो स्टेटमेंट पहली बात तो एडमिशन कंसीडर की जाएंगी अगर उसका कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ हो रहा है। ऐसे नहीं लिखते हम लोग, ऐसे समझते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट बोली गई है या लिखी गई है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उस पर मत जाइए, बस ये मान के चलो कोई भी किसी भी तरीके की एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो अगर वो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रही है टूवर्ड्स हमारे फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स के टूवर्ड्स, प्लस दूसरी चीज़ इट इज़ मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ दैट इंटरेस्ट। मतलब फादर ने जब ये बोला ना, जब विल बनाई मान के चलो कि 50-50 डिवाइड होगी, यानी कि उस टाइम पे वो उस प्रॉपर्टी पे राइट उसी का होना चाहिए, यानी उस टाइम पे फादर के पास ही वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके पास वो अधिकार होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट।
तो वो स्टेटमेंट दी गई हो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इट शुड नॉट बी मेड बिफोर और आफ्टर दैट इंटरेस्ट इज गॉन, नहीं। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है इस टूवर्ड्स यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दी गई है, जब तक इंटरेस्ट वॉज सबसिस्टिंग, यानी जब हमारे पास वो इंटरेस्ट था, वो राइट था, वो इंटरेस्ट था, और उसके टाइम पे ही स्टेटमेंट दी गई है। अब इससे पहले या इसके बाद वाली स्टेटमेंट्स तो नहीं मानी जाएंगी एडमिशन्स। वो एडमिशन्स तभी मानी जाएंगी कि जब वो स्टेटमेंट दी गई हो, तो तब आपके पास वो इंटरेस्ट हो, चाहे प्रोप्राइटरी, चाहे पेक्यूनियरी, या फिर ऊपर जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हो, तो उस टाइम पे वो इंटरेस्ट वैलिड होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो एडमिशन्स की कैटेगरी में आएगा। इज़ इट क्लियर? आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल और कैसे करें। अभी हम लोग बाकी एक बार इलस्ट्रेशन देख लेंगे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रही तो, ठीक है। सो दिस इज़ हमारा यहाँ तक का सेक्शन 16 का पार्ट इज़ डन। अब 17 एंड 18 इज़ पेंडिंग। उससे पहले मैं आपको एक बार ब्योर एक्ट पे ले जाती हूँ। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था वैसे 16, अब 17 और 18 पढ़ना है। तो हमने जब नेक्स्ट कैटेगरी करी थी तो यही की थी कि हम पढ़ेंगे पहले सेक्शन 16 वाले पर्सन्स और सर्कमस्टेंसेस एंड देन सेक्शन 17 एंड 18 वाले। तो एक बार सेक्शन 17 और 18 की ब्योर एक्ट रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम इसको बोर्ड पे समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 17 बोलता है कि एडमिशंस बाय दोज पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट, यानी कि स्टेटमेंट्स विच आर मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इफ इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशंस if such statements would be relevant as against such person in relation to such property in such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability। तो ये जो हमने पढ़ा ये कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, बट बात बहुत सिंपल सी कहता है। ये जो इसका इलस्ट्रेशन है ना, यही वाला मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, सेक्शन 17 की हम बात कर रहे हैं, ये किन पर्सन्स की बात कर रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट देते हैं तो वो एडमिशन्स की कैटेगरी में आएगा। देखो देयर आर 2 पर्सन्स, बिल्कुल ही आपका बेयर एक्ट वाला ही एग्जाम्पल है, बी वर्सेस ए। ये है मान लो प्रिंसिपल एंड दिस इज एजेंट, ठीक है। देयर आर 2 पार्टीज टू द केस, हम सिविल केस की बात कर रहे हैं। 2 तरीके की पार्टीज़ हैं, बी है प्रिंसिपल और ए है उसका एजेंट। अब इन दोनों के बीच में मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये समझना आप ध्यान से। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया जिसमें ए के ऊपर एक ड्यूटी आती है कि आई विल कलेक्ट योर रेंट विच आर ड्यू फ्रॉम योर टेनेंट्स, which is due from tenants। यानी कि B को हायर किया गया एज एन एजेंट ऑफ B, मतलब प्रिंसिपल ने हायर किया अपने एजेंट को और बोला है कि मेरे बिहाफ पे मेरे इस घर के, मान लो ये घर है, मेरे इस घर में मान लो 3 4 5 बहुत टेनेंट्स रह चुके हैं, बहुत रेंट पे किराए पे रह चुके हैं लोग, और उनकी ना कुछ अमाउंट जो है वो पेंडिंग है। तो तुम मेरे बिहाफ पे क्या करोगे कि मेरे जो टेनेंट्स रहे हैं जिनके अमाउंट पेंडिंग है, तो उन सब का आप एक रिकॉर्ड बनाओगे और मेरे बिहाफ पे कलेक्ट करोगे, ठीक है। ये हो गया इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है, एक बंदा होता है सी जो कि एक टेनेंट रह चुका है, किसका, बी का, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक फैक्ट एंड इशू बनता है कि ए डिड नॉट कलेक्ट रेंट फ्रॉम सी। तो क्या होता है ना, बी एलिगेशंस उठाता है कि तुमने चलो सबका कर लिया, लेकिन एक सी था उससे तो तुमने रेंट नहीं लिया, नहीं कलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या होता है, ए बोलता है, ए यानी कि हमारा एजेंट, ए ने क्या एक स्टेटमेंट दी कि
नो रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी। ये बोलता है कि मैं सी से कैसे लेता, सी का तो कुछ पैसा पेंडिंग था ही नहीं, उसने तो ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर रखा था। ठीक है, अब इस टाइम पे ध्यान से समझना ये एग्जाम्पल। अब इस टाइम पे जो हमारा सी है जो कि रेंटर है, जब ये देखा जाए तो ये थर्ड पर्सन है, ये पार्टी तो है नहीं। पार्टीज़ तो हमारी कौन कौन है, ध्यान से देखो, पार्टीज़ है हमारी बी और ए। सी तो एक अननोन, या अननोन कह रही हूँ, एक थर्ड पर्सन है, स्ट्रेंजर कह सकते हैं हम। लेकिन अब क्या होता है, सी जब ही वॉज ऑन रेंट, यानी कि जब उसके पास टीनेंट वाली पोजीशन थी, ठीक है, व्हेन ही वॉज अ रेंटर, उस टाइम पे उसने अपने जो हमारा प्रिंसिपल है ना बी, उसने बी को स्टेटमेंट दी होती है सी टू बी कि माई रेंट अमाउंट इज़ ड्यू। इसने खुद बात एडमिट कर रखी होती है। तो क्या ये बात एडमिशंस कहलाई जाएगी? द आंसर इज येस। पहली बात तो क्यों कहलाई जाएगी, वो जो उसने स्टेटमेंट दिया कि मेरा रेंट बाकी है तुम पे, वो उसने तब दिया है व्हेन दैट इंटरेस्ट वाज कंटिन्यूइंग, यानी कि व्हेन ही वाज ऑन रेंट, उसी टाइम पे उसने वो स्टेटमेंट दी थी, यानी कि उसका इंटरेस्ट उस टाइम पे इन्वॉल्व था। ठीक है, वो एज अ रेंटर ही रह रहा था और उस टाइम पे ये स्टेटमेंट बोली गई थी, पहली चीज़। अब ये जो बात बोल रखी है हमने कि इसमें हमें क्या प्रूव करना होता है ना, कि सी की स्टेटमेंट हम क्यों रेलिवेंट मान रहे हैं। पहली चीज़ कि सीज लाइबिलिटी टुवर्ड्स बी इज़ नेसेसरी टू बी प्रूव्ड। जो अब हमने बेयर एक्ट पढ़ा था ना, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो पहली चीज़ ये आती है कि सी की जो स्टेटमेंट है वो तभी रेलिवेंट मानी जाएगी कि जब ज़रूरत हो, यानी कि वी हैव अ नीड कि सी की लाइबिलिटी मस्ट बी प्रूव्ड, इट इज़ नेसेसरी टू बी प्रूव्ड। कब? सी, अगर ऐसा सोच के चलो, अगर बी खुद, मान लो बी ने कोई एजेंट हायर नहीं किया, बी खुद अगर सी के अगेंस्ट केस फाइल करता, ठीक है, मान लो ना उसने एजेंट रखा ही नहीं, वो खुद ही देख रहा था। अब अगर बी खुद अगर सी के अगेंस्ट केस फाइल करता और तब ये बात उठती कि रेंट आया या नहीं आया, तो तब बी यूज़ कर सकता था ना वो स्टेटमेंट कि सी ने तो बोला था कि मेरा रेंट ड्यू है, यानी कि उसने खुद एडमिट किया था कि मेरा पैसा बाकी है। तो उस केस में वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रेलिवेंट होती या नहीं होती, खुद बताओ। ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाती उस टाइम पे। तो अगर उस सिनारियो में वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाती, तो इस सिनारियो में क्यों नहीं माने हम रेलिवेंट? जस्ट बिकॉज उसका एजेंट एक्ट कर रहा है उसके बिहाफ पे, तो क्या हम उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट या एडमिशंस नहीं मानेंगे? नो, दिस इज़ नॉट द केस। एजेंट भी तो उसी ने ऑथराइज किया है ना। तो पहली चीज़ क्या है कि सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट। पहली चीज़, हम सी की स्टेटमेंट को क्यों रेलिवेंट मान रहे हैं? बिकॉज अगर वो स्टेटमेंट दी गई होती जब केस चल रहा होता, अगर बी और सी के बीच में डायरेक्टली, तो तब अगर ये वाली बात उठती हो, तब ये चीज़ एडमिशन मानी जाती, तो यहाँ भी वो एडमिशन्स ही कहलाई जाएगी, क्योंकि वो तो एजेंट उसके बिहाफ पे ही काम कर रहा है। तो सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट इन सूट बिटवीन बी एंड सी। पहली चीज़ तो वो अपनी लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए, तो बी जो है सी की लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए वो स्टेटमेंट का यूज़ करता या नहीं करता? करता ना, तो उस केस में वो रेलिवेंट हो जाती, पहली चीज़। उसके अलावा हमें क्या देखना है कि सच स्टेटमेंट इज़ मेड व्हेन सच लाइबिलिटी वॉज ऑक्यूपाइड, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है सी ने तब दी थी व्हेन ही वॉज अ टीनेंट। ऐसा नहीं कि वो रेंट पे जाने के बाद बोल रहा हो, वो उस टाइम पे रेंटर था, वो रेंट पे किराए पे ही रह रहा था, और उसी टाइम पे उसने ए को बोला होगा कि बी को बोला होगा कि भाई मेरे को पता है मेरे पैसे बाकी है, मैं आपको लौटा दूंगा, ऐसी कोई बात बोली थी। तो अगर ये और ये कंडीशंस दोनों मीट हो जाएंगी, तो तब हम उसको सेक्शन 17 के अंदर रेलिवेंट मान लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? तो एक बार मैं बेयर एक्ट भी दिखा देती हूँ। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम फॉर बी। ए हो गया एजेंट, ए है, बी है और सी है। ए हो गया एजेंट, बी को हम मान रहे हैं प्रिंसिपल।
ठीक है, कि बी ने हायर किया ए को कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरे रेंटर से पैसा लोगे, ठीक है, जो ड्यू है। अब ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अब इस पे एलिगेशंस उठती हैं कि भाई एजेंट ने जो है सी से रेंट नहीं लिया, ठीक है। अब ए ना मना कर देता है कि कोई रेंट ही नहीं बाकी था सी से, तो मैं क्या लेता। बट उसी टाइम पे ए बी को याद आता है कि एक बार सी ने बोला था कि ही ओड बी रेंट, तो वो भी एडमिशन होगा क्योंकि वो उसने उस टाइम पे बोला था जब वो रेंट पे था, जब वो उसके पास वो वाला इंटरेस्ट था टेनेंट वाला, तो तभी उसने वो स्टेटमेंट दी गई थी, तो वो भी रिलेवेंट हो जाएगी एज अगेंस्ट ए, ठीक है। और क्यों हो जाएगी, हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर केस चल रहा होता डायरेक्टली बी वर्सेस सी का, मान लो उसने कोई एजेंट हायर नहीं किया, बी नॉर्मली भी तो एज अ लैंडलॉर्ड हो गया ये, है ना, अगर ऐसे देखें तो सी कौन हो गया उसका टेनेंट, तो एज अ लैंडलॉर्ड वो केस फाइल कर सकता था सी के अगेंस्ट। तो उस टाइम पे भी तो वो ये वाली बात रखता ना कि इसने खुद एडमिट किया था कि मेरी अमाउंट जो है या मेरा रेंट जो है वो ड्यू है, पहली चीज़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव कि मतलब उसकी जो पोजीशन है या वो लाइबिलिटी है, इट मस्ट बी नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट if such statements would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them। यानी कि अगर ये केस चल ही उन दोनों के बीच में रहा होता, एजेंट का कोई बीच में रोल ही नहीं होता, तब भी तो वो स्टेटमेंट एडमिट करता, वो बात रखता ना कि इसने खुद एडमिट किया था कि मेरी अमाउंट बाकी है, तो क्या बोलते, तब भी तो वो चीज़ रेलिवेंट हो जाती। तो उसी चीज़ में हम देख रहे हैं कि सी की स्टेटमेंट रिलेवेंट होगी। प्लस यहाँ पे जो एंड की चीज़ है, इट इज़ मेड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट पोजीशन इज़ ऑक्यूपाइड, यानी कि ये स्टेटमेंट सी ने तब दी थी वो जब एक्चुअली में वो उस टाइम पे रेंट पे रह रहा था। तो अगर ये दोनों कंडीशंस आर गेटिंग फुलफिल्ड तो हम बोल सकते हैं कि सेक्शन 17 के अंदर वो बात जो कर रहा है वो बंदे की स्टेटमेंट इज़ टू बी कॉल्ड एन एडमिशंस। अब क्लियर हुआ, ये है हमारा सेक्शन 17 की बात। सेक्शन 18 में तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। ये बोलता है कि एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर टू बाय द पार्टी टू सूट, स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions। ये बस ये बात बोल रहा है कि अगर ए वर्सेस बी दो लोग हैं, ठीक है, दो पार्टीज़ हैं, अगर इसमें से या इसमें से खुद ही किसी ने तीसरे बंदे का नाम रेफ़र किया हो कि भाई तुम एक काम करो, उस बंदे से जाके पूछ लो। अब अगर ऐसी बात बोलने के बाद कोई बात इनसे पूछता है और वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एडमिशंस कहला दिया जाएगा। इसका एग्जांपल देख लो। द क्वेश्चन इज़ वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज़ साउंड। तो क्वेश्चन उठा कि जो ए ने बी को घोड़ा बेचा है क्या वो साउंड माइंड का था, क्या वो सही सलामत था। अब क्या होता है उस टाइम पे जब घोड़ा खरीद रहा होता है ना बी, तो उस टाइम पे बी ने मान लो कुछ सवाल पूछे ए से कि ये घोड़ा ऐसा तो है ना, चल तो पाएगा ना, भाग पाएगा, मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें पूछता है, वो जो नॉर्मल चीज़ है, बंदा खरीदते बेचते बातें पूछता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ए जो होता है यानी जो सेलर है, बी हो गया हमारा बायर, ठीक है, तो उस टाइम पे सेलर जो है ए वो बोलता है बी को एक काम करो, ये सभी सवाल के जवाब ना आपको सी ज़्यादा बेहतर देगा क्योंकि है ये उसी का, मैं तो उसके बिहाफ पे बेच रहा हूँ, मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो उसने बोला कि सी को ज़्यादा अच्छी नॉलेज है तो एक काम करो, सी नोज़ ऑल अबाउट इट, तुम जाके सी से जो भी सवाल है आप उससे पूछ लो, वो सही जवाब देगा। तो अगर उस टाइम पे सी ने कोई भी स्टेटमेंट दी होती है, मान लो कुछ भी बोला होता है कि हाँ ये साउंड माइंड का है या नहीं है, कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट बोली होती है, तो बाद में जब कोई केस फाइल होगा या मान लो वो पागल निकलता है, अनसाउंड माइंड का निकलता है, तो क्या बात, सीधी सी बात है, बी जाएगा कोर्ट में। तो बी जब केस फाइल करेगा तो वो सी की बोली गई स्टेटमेंट को भी एक रेलेवेंट मानते हुए उसको भी एडमिशंस कंसीडर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि जो पार्टी टू द सूट थी यानी कि ए, उसने एक्सप्रेसली रेफ़र किया था किसी थर्ड पर्सन को। यहाँ लिखा हुआ है ना कि अगर कोई पार्टी खुद ही एक्सप्रेसली रेफ़र कर देती है किसी और बंदे के पास जाके कोई बात पूछने के लिए, तो वो भी एडमिशंस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो मैं आपके लिए सोच के आई थी 16, 17, 18 ये वाली कैटेगरी, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 19 ऑनवर्ड्स हम कल करेंगे।
19 बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में और काफ़ी लेंदी है, तो इसको हम लोग फ्रेश माइंड से करेंगे। तो क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके अलावा हमें क्या चीज़ें छोटी मोटी देखनी होती हैं। एक बार देखो, एडमिशन्स ना, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडमिशन्स। अगर हम एडमिशन्स को ब्रॉडली डिवाइड करें ना, तो 2 कैटेगरीज़ के होते हैं, एक होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक होते हैं जुडिशियल। तो इसमें सिविल भी आ जाता है, सिविल केसेस में भी एंड क्रिमिनल केसेस में भी, क्योंकि हम देखते हैं कि बीएसए दोनों पे लगता है, सिविल एंड क्रिमिनल। तो अगर सिविल और क्रिमिनल को मिला के हम देखें तो एडमिशन्स ना 2 ही कैटेगरीज़ के होते हैं, एक होते हैं जुडिशियल एडमिशन्स एंड एक होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन्स। अब इसको मैं समझा देती हूँ आपको, यहाँ बोर्ड पे बेटर समझ आएगा। देखो, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल हम देख रहे हैं एडमिशन्स, ऐसे जस्ट अ सेकेंड। सो एडमिशन्स हम देख रहे थे कि देखो 2 कैटेगरीज़ में वी कैन डिवाइड इट, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल केस हो। एक होता है जुडिशियल एडमिशन्स, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन्स। तो नाम से समझ आ रहा है, जुडिशियल एडमिशन्स मतलब कोई ऐसी बात एडमिट की है आपने बिफोर कोर्ट, ठीक है। कोर्ट के आगे अगर आप कोई बात एडमिट करते हो तो उसे हम बोलेंगे जुडिशियल एडमिशन्स। और एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कि आप एक्सेप्ट कोर्ट किसी को भी कोई बात बोल रहे हो, आपने किसी अपने दोस्त को कुछ बात बोल दी कि मैं एडमिट कर रहा हूँ ये हुआ, या कोई ऐसी बात अगर आपने किसी दोस्त को बोल दिया और किसी को बोल दी एक्सेप्ट कोर्ट, तो वो होगा हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल टाइप के कन्फेशन एडमिशन्स, ठीक है। अब क्या होता है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल तो आपको समझ आ गया कि अगर आप कोर्ट के अलावा किसी और को भी बोलते हो, किसी भी बंदे को स्टेटमेंट कोई बोल रहे हो, तो दैट इज़ टू बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन्स। जुडिशियल एडमिशन्स के अंदर जो अब आप कोई बात एडमिट कर रहे हो कोर्ट के आगे। अब जुडिशियल में ना हमें 2 कैटेगरीज देखनी होती है, एक होता है सिविल केस में अलग बात चलती है और क्रिमिनल में अलग चीज़ चलती है। सिविल में अगर आप सिविल केस में कोई बात बोल रहे हो तो हम उसको बोलते हैं एडमिशन्स। यानी कि सिविल केस में अगर आप कोई बात एडमिट कर रहे हो तो वो हम बोलेंगे उसको एडमिशन्स। यानी अब ये जो एडमिशन्स होते हैं ना, कि किसी बंदे ने अपनी बात एडमिट कर ली, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। या तो बंदे ने अपनी प्लीडिंग्स में, यानी प्लेंट रिटन स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हो ना सीपीसी, तो अगर कोई बंदा अपनी प्लीडिंग्स में एडमिट कर ले या फिर कोर्ट में आके बिफोर कोर्ट कोई बात एडमिट कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं सिविल एडमिशन्स। एडमिशन्स नहीं, मतलब सिविल केस में हम जो टर्म यूज़ करते हैं ना, कि जब कोई बात अपनी बंदा कबूल टाइप कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं एडमिशन्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब जो साफ साफ बोली गई हो, इम्प्लाइड मतलब उसके कंडक्ट से दिख रहा हो, बेशक से साफ भाषा में ना बोला, ठीक है। जब हम क्रिमिनल केस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि किसी गुनहगार ने या किसी बंदे ने अपना क्राइम एडमिट कर लिया, तो हम उसको बोलते हैं कन्फेशन। ये टर्म आपने बहुत सुनी है। तो कन्फेशंस हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम क्रिमिनल केस में यूज़ करते हैं, कि जब कोई एक्यूज पर्सन अपनी बात जो है, अपना क्राइम कबूल कर लेता है, तो दैट इज़ टू बी कॉल्ड कन्फेशंस। लेकिन सिविल केस में अगर कोई बात बंदा अपनी एडमिट करता है तो हम उसको एडमिशन्स का नाम देते हैं। और कन्फेशंस अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा है तो 164 के अंडर जो है मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन रिकॉर्ड करती है, उन्हीं के पास पावर होती है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बेसिक बात जो मुझे लगा बता देनी चाहिए, कि आपको एडमिशन्स और कन्फेशंस में डिफरेंस समझ आए। एडमिशन्स हम टर्म यूज़ करते हैं सिविल में, एंड क्रिमिनल में जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होती है कन्फेशंस। अब लास्ट चीज़ है आज की, कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इतना 15, 16 देन 17, 18 4 सेक्शंस जो पढ़े हैं, इससे हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या हैं। दीज आर द एक्सेप्शन। किस चीज़ की एक्सेप्शन है? जो ये एडमिशन्स आर द एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस बट लिमिटेड यूज़ ओनली। तो इस टर्म का क्या मतलब है यहाँ पे समझते हैं। हमने हियरसे एविडेंस के बारे में तो पढ़ा ही था। हियरसे क्या होता है? सुनी सुनाई बातें।
तो हियर से एविडेंस होता है सुनी सुनाई बातें जिसकी रेलेवेंस नहीं होती है. सो द जनरल रूल इज, और एक होती है इसकी एक्सेप्शन. तो अगर हम जनरल रूल की बात करें तो हियर से एविडेंस यानी सुनी सुनाई बातें, मान लो कि मैंने मर्डर होते हुए नहीं देखा, मेरे किसी दोस्त ने देखा मर्डर होते हुए और वो मेरे को आके बताता है, और वो जब मुझे आके बताता है तो मैं कोर्ट में जाके बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त ने बताया था कि इस जगह पे इस बंदे ने इसका मर्डर किया. तो क्या कोर्ट मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, बिकॉज़ मुझे डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, मुझे पर्सनल नॉलेज नहीं है, यानी कि मैंने खुद वो क्राइम होते हुए नहीं देखा, मैंने तो कहीं से सुना है. एंड सुनी सुनाई बातों की रेलेवेंस नहीं होती है कोर्ट के आगे. तो जनरली हियर से एविडेंस इज नॉट अलाउड. ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, राइट. तो जनरली तो इट इज़ नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन एक्सेप्शन है इसकी, हमने देखा था कि इस रूल की भी 2-4 एक्सेप्शंस हैं, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह. तो उसमें से ही वन ऑफ द कह सकते हैं एक एक्सेप्शन है हमारी स्टेटमेंट. ठीक है, हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे एडमिशंस बेसिकली, कि एडमिशंस भी कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन ऑफ हियर्स एविडेंस का क्या है. यहाँ पे स्टेटमेंट मत लिखो, आप एडमिशंस लिखो, क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स एडमिशंस नहीं होती हैं, राइट. तो एडमिशन एक तरीके से हियर से एविडेंस का एक एक्सेप्शन है जिसको कि अलाउ किया गया है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि अलाउड है. कैसे ये हियर से का एक्सेप्शन है, देखो. अब जब मैं बोल रही हूँ कि ए वर्सेस बी केस चल रहा है, ठीक है, मान लो ये केस चल रहा है. अब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि बी किल्ड, चलो सिविल ले लेते हैं एग्जाम्पल. ये बोलता है कि बी डिड हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या कुछ भी हम एक काम करते हैं, पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इतना फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था ये वाला डॉग वाला या कैट वाला जो भी लिया था, येस दिस इज़ द एग्जाम्पल. इसी को रेफ़र करो और समझो. यहाँ पे ए बोलता है कि बी ने मेरी कैट को मारा, एंड बी ने बोला कि नहीं मैंने नहीं मारा, मेरी जो कैट थी, जो ए की कैट थी वो ऑलरेडी बीमार थी और उसकी वजह से मर गई. अब क्या होता है यहाँ पे कि अब हमने जब देखा था इनकी स्टेटमेंट्स, अब ए ने बोला होता है, मान लो जैसे मैंने बताया था ना, ए अपने सर्वेंट को बोलता है, क्या बोलता है कि आज तो कैट कुछ खा नहीं रही मेरी, मुझे लग रहा है कि ये बीमार है, हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो ऐसे ही अगर कोई स्टेटमेंट बोल रहा है अपने सर्वेंट को, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए ने एक स्टेटमेंट दी अपने सर्वेंट को, ठीक है, अपने सर्वेंट को बोला, जो भी बोला कि मेरी कैट जो है नॉट ईटिंग एनीथिंग, वी शुड कॉल डॉक्टर. ऐसी वाली बात उसने अपने सर्वेंट को बोली, ठीक है. तो जब ये वाली बात ए उठाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट किसको बुलाएगी विटनेस के तौर पे? सर्वेंट को, कि भाई कंफर्म करो ये वाली बात बोली या नहीं गई. तो ये जो सर्वेंट है, इसको जब विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है, तो अगर मैं पूछूं तो कि क्या इसको खुद को नॉलेज है, यानी कि क्या इसको पर्सनल नॉलेज है ऑफ द फैक्ट, मतलब ही हिमसेल्फ डोंट नो कि कैट बीमार थी या नहीं थी, बट क्योंकि ए ने बोला उसको कि मुझे लग रहा है कि ये बीमार है और डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, तो ये जो बात कही जा रही है, देखा जाए तो सर्वेंट क्या है, एक हियर से विटनेस का काम कर रहा है, एक हियर से एविडेंस है. ये उसने खुद नहीं देखा, इसको खुद नहीं लगा, इसने सिर्फ अपने मालिक की बात सुनी और जाके कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया. तो एक तरीके से सुनी सुनाई बात ही तो बोल रहा है. ही डज नॉट हैव हिमसेल्फ द नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि वेदर हिज कैट वॉज इल और नॉट. तो इसको जब कोर्ट में आके गवाही देने बुलाया जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल्दो ही डोंट नो हिमसेल्फ कि वो बात है, वो बीमार थी या नहीं थी, बट क्योंकि उसको ए ने बोला ये चीज़, तो हम एडमिशन्स कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि केस की रिक्वायरमेंट है. तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द हियर से एविडेंस. यहाँ से आपको पता चला कि क्यों ये एक एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस की. ऑल्दो जनरली हियर से एविडेंसेस हैव नो रेलेवेंसी, नहीं सुने जाते,
बट कुछ कुछ सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पे ना नेसेसिटी हो जाती है कि हमें वो बातें भी माननी पड़ती हैं जब हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज़ आ जाते हैं। बट ये जो मैंने लास्ट में लाइन लिखी है, बट लिमिटेड यूज़ ओनली, तो इससे आपको याद रखना है कि इसका एम्बिट ऐसा नहीं है कि कोई भी बात को हम लोग एडमिशन्स मान लेते हैं, नहीं, उसकी ना कहीं रेलेवेंस देखी जाएगी, कनेक्टिविटी देखी जाएगी, नेक्सस देखा जाएगा। अगर तो है ये सब, तब तो वो आएगा कैटेगरी में, ठीक है, इस कैटेगरी में। अब वो जो सर्वेंट को उसने बोला था, ये वाली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे फैक्ट एंड इशू को अफेक्ट करती है। हमें डायरेक्टली पता चलता है जो हमारा सवाल है कि क्या वो बीमारी से मरी उसकी कैट या फिर पॉइजन की वजह से, तो ये उस चीज़ का आंसर दे रहा है। दैट्स वाई हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर उसका उससे रेलेवेंस नहीं होता तो तब हम उसको एडमिशन्स की कैटेगरी में नहीं डालते। तो ये चीज़ भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑल्दो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसको एज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस, बट हर तरीके की कही गई बातें भी रेलेवेंट या फिर एडमिशन्स की कैटेगरी में हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो एक तरीके से हमें ना क्या करना है, एक लिमिट करनी है चीज़ों को। हम हर चीज़ नहीं घुसा सकते, वी कैन नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो सिर्फ रेलेवेंट बातें ही कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल्दो hearsay evidences as a general rule are not allowed in the court of law, but one of the exceptions to this rule is admissions. Admissions कह सकते हैं कि these are the exception to principle of exclusion of hearsay evidence, but its scope is limited only. ये भी हमने देख लिया कि हर तरीके की statements को भी हम लोग admissions नहीं consider करेंगे. So there are various factors which we have to keep in our mind before putting anything into the category of admissions. So this was the concept of today, जिसमें हमने section 16, 17, 18 onwards पढ़ा, and we got to know कि क्या कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो किस पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा बोली जाएंगी एंड इन विच सर्कमस्टांसेस दे हैव टू बी सेड सो दैट दे कैन फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एडमिशंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग सेक्शन 19 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, और सेक्शन 19 खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमारा प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, ठीक है। तो ये जो हमने सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग को ब्रीफ में पढ़ा है ना, तो इन्हीं चीज़ों को हमें बहुत डिटेल में समझना होगा। तो नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का लेक्चर। तो उससे पहले बस एक बार अच्छे से रिवाइज़ करके आना अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, सो दैट द डॉट्स आर गेटिंग कनेक्टेड, और आपको एक रेलिवेंसी, एक ना एक लिंक पता चले, ठीक है। तो तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। सो बिफोर एंडिंग द क्लास, I would just like you to know that to get the more updates about the lectures, you can directly scan this code and join our telegram group, that is Nivesh Kashyap tutorials, and uske through you get to know कि आपके कौन से lectures चल रहे हैं and कब कब कौन सा subject हो रहा है, right? So that is all for today, and we'll meet in our next class. All right, bye bye till then.